नमस्कार, मैं दामिनी और आप देख रहे हैं बुलेटिन अपडेट। आज के बुलेटिन में हम बात करेंगे दुनिया की बदलती सुरक्षा राजनीति की, भारत और यूरोप के बीच बनने जा रहे ऐतिहासिक व्यापार समझौते की, गणतंत्र दिवस के मंच से उठे एक ऐसे विवाद की जिसने संस्कृति और राजनीति को आमने सामने ला दिया, महाराष्ट्र में तेज होती रंगों की सियासत की और आखिर में बॉलीवुड से जुड़े एक बयान की जिसने इंडस्ट्री के भीतर भेदभाव पर बहस छेड़ दी है। देश हो या विदेश, सत्ता हो या सिनेमा, हर खबर में छिपे हैं बड़े संकेत। चलिए शुरुआत करते हैं आज की बड़ी खबरों के साथ, लेकिन उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। दुनिया को डराने वाले यूरोप के आगे झुके ट्रंप, 27 देशों ने ट्रेड बाजूका की दी धमकी, घबराए ट्रंप ने हटाया 10% टैरिफ। भारत यूरोपियन यूनियन में 18 साल बाद हुई ट्रेड डील, इंपोर्टेड लग्जरी कारों पर टैरिफ 110% से घटकर 10%, प्रीमियम शराब पर 150% की जगह 20% टैक्स। बजट सत्र से पहले हुई सर्वदलीय बैठक, 35 से ज्यादा पार्टियों के सांसद शामिल, सरकार का वीबीजी रामजी कानून पर चर्चा से इनकार, 28 जनवरी से शुरू होगा सेशन। देश भर में हो रहा यूजीसी के नए नियमों का विरोध, दिल्ली हेडक्वार्टर की सुरक्षा बढ़ी, यूपी में सवर्ण सांसदों को चूड़ियां भेजी, सरकार बोली कोई भेदभाव नहीं होगा। मर्सिडीज बीएमडब्ल्यू की इंपोर्टेड कारें भारत में होंगी सस्ती, यूरोपीय कारों पर ड्यूटी 110% से घटकर 10% हुई, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट में ऐलान। और अब खबरें विस्तार से। खबर सबसे पहले नाटो से, जहां यूरोप को उसकी सुरक्षा को लेकर कड़वी सच्चाई दिखाई गई है। नाटो के महासचिव मार्क रूटे ने यूरोपीय संसद के मंच से साफ कहा है कि अगर यूरोप ये सोचता है कि वो अमेरिका के बिना अपनी सुरक्षा संभाल सकता है तो वो भ्रम में जी रहा है। इस बयान ने नाटो के भीतर एक बार फिर अमेरिका की भूमिका और यूरोप की निर्भरता पर सवाल खड़े कर दिए हैं। सपने देखते रहो, ये कोई ताना नहीं, ये चेतावनी है जो नाटो के सबसे ताकतवर मंच से यूरोप के नाम दी गई है। यूरोप अगर सोचता है कि वो अमेरिका के बिना अपनी सुरक्षा संभाल सकता है तो नाटो चीफ के शब्दों में वो सपनों की दुनिया में जी रहा है। ब्रसेल्स में यूरोपीय संसद को संबोधित करते हुए नाटो के महासचिव मार्क रूटे ने बिल्कुल साफ कहा कि अमेरिका के बिना यूरोप सुरक्षित नहीं है और ना ही हो सकता है। अगर कोई सोचता है कि यूरोप अकेले अपनी रक्षा कर सकता है तो वो सपना देखते रहें, ये मुमकिन नहीं है। ये बयान ऐसे वक्त में सामने आया है जब नाटो के अंदर ही दरारें देखने को मिल रही हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप एक बार फिर अपने पुराने तेवर में हैं। ग्रीनलैंड पर दावा, यूरोपीय देशों को टैरिफ की धमकी और साफ संदेश, या तो रक्षा खर्च बढ़ाओ या अपनी सुरक्षा खुद देख लो। हालांकि बाद में समझौता हुआ, लेकिन इस पूरे ड्रामे में मार्क रूटे की बैकडोर डिप्लोमेसी को अहम माना जा रहा है। अब समझिए नाटो की रीढ़ आर्टिकल 5 आखिर है क्या। तो आपको बता दें कि आर्टिकल 5 नाटो के 32 सदस्य देशों के बीच एक अहम नियम है। इसके तहत अगर किसी एक सदस्य देश पर हमला होता है तो बाकी सभी देश उसकी मदद के लिए बाध्य होते हैं। यही नाटो की सबसे बड़ी ताकत मानी जाती है। इस नियम के मुताबिक नाटो के किसी एक देश पर हमला मतलब 32 देशों पर हमला, यही वो गारंटी है जिसकी वजह से छोटे देश भी बड़ी ताकतों के सामने खड़े हो पाते हैं। लेकिन इस गारंटी की असली ताकत कौन है? तो वो है अमेरिका, उसकी मिलिट्री, उसकी टेक्नोलॉजी और सबसे अहम उसकी न्यूक्लियर छतरी। जुलाई में हैग में हुए नाटो समिट में अमेरिका के दबाव में यूरोप और कनाडा ने रक्षा खर्च बढ़ाने की हामी भरी। 2035 तक लक्ष्य तय हुआ, जीडीपी का 5%, जिसमें 3.5% सीधे रक्षा पर और 1.5% सुरक्षा इंफ्रास्ट्रक्चर पर। स्पेन को छोड़कर बाकी सभी देश इस पर राजी हुए, लेकिन रूटे यहीं नहीं रुके। उन्होंने 2 टूक कहा, अगर यूरोप सच में अमेरिका के बिना चलना चाहता है तो 5% भी काफी नहीं, 10% खर्च करना होगा और अपनी खुद की परमाणु ताकत बनानी होगी। यानी अरबों यूरो का बोझ, दशकों का वक्त और फिर भी कोई गारंटी नहीं। और आखिर में वो लाइन जो पूरे यूरोप में गूंज गई, अगर अमेरिका नहीं रहा तो हमारी आजादी की आखिरी गारंटी भी खत्म। ये सिर्फ एक बयान नहीं, ये यूरोप के लिए आईना है। सवाल सीधा है, क्या यूरोप अमेरिका के साथ रहकर मजबूत होगा या अकेले चलने की कीमत चुकाने को तैयार है? क्योंकि जंग के दौर में सपनों से नहीं, ताकत और साझेदारी से ही सुरक्षा मिलती है। देश और विदेश की हर एक बड़ी खबर के लिए देखते रहें भारत अपडेट। नमस्कार। अब बात भारत और यूरोपीय संघ के रिश्तों की, जहां व्यापारिक साझेदारी एक नए मोड़ पर पहुंचती दिख रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत ईयू फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को ऐतिहासिक बताया और कहा कि यह समझौता दोनों पक्षों के व्यापार, निवेश और ग्लोबल सप्लाई चेन को नई मजबूती देगा। करीब 2 दशकों की बातचीत के बाद यह डील अब अपने अंतिम चरण में है।
भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत और ईयू के बीच तैयार होने वाला फ्री ट्रेड एग्रीमेंट यानी एफटीए एक हिस्टोरिक एग्रीमेंट है और ये भारत और यूरोपीय संघ के बीच व्यापार को बहुत मजबूत करेगा। मोदी ने यह भी कहा कि इस समझौते से दोनों तरफ के व्यापार और ग्लोबल सप्लाई चेन को नई ताकत मिलेगी। कल ही भारत और यूरोपियन यूनियन के बीच एक बहुत बड़ा एग्रीमेंट हुआ है। दुनिया में लोग इसकी चर्चा मदर ऑफ ऑल डील्स के रूप में कर रहे हैं। ये समझौता भारत के 140 करोड़ लोगों और यूरोपीय देशों के करोड़ों लोगों के लिए बहुत बड़े अवसर लेकर आया है। ये दुनिया की दो बड़ी इकोनॉमीज के बीच तालमेल का एक शानदार उदाहरण बना है। ये समझौता ग्लोबल जीडीपी के करीब 25% और ग्लोबल ट्रेड के करीब 1/3 हिस्से को रिप्रेजेंट करता है। ये समझौता ट्रेड के साथ साथ डेमोक्रेसी और रूल ऑफ लॉ के प्रति हमारे शेयर्ड कमिटमेंट को भी सशक्त करता है। ये समझौता लगभग 18 से 20 साल पहले शुरू हुई वार्ताओं के बाद आज अंतिम चरण में है और अब जल्द ही इसे औपचारिक रूप से घोषित कर दिया जाएगा। इस हिस्टोरिक डील को मीडिया में मदर ऑफ ऑल डील्स भी कहा जा रहा है क्योंकि ये दुनिया के सबसे बड़े व्यापार साझेदारियों में से एक बन सकता है। इस डील में भारत और ईयू दोनों पक्षों ने व्यापार में टैक्स कम करने, नए निवेश और सेवाओं के लिए खुला बाजार बनाने की बात की है। इससे टेक्सटाइल, लेदर, मरीन प्रोडक्ट्स जैसे भारत के उत्पादों को यूरोप में बिना ड्यूटी टैक्स या कम ड्यूटी टैक्स पर भेजने का मौका मिलेगा। वहीं यूरोपियन कंपनी भी भारत में नई इन्वेस्टमेंट और सहयोग कर सकती हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि ये समझौता मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बढ़ावा देगा और सप्लाई चेन को अधिक रेजिलेंट बनाएगा ताकि फ्यूचर में ग्लोबल डिस्ट्रप्शन का असर कम हो। ईयू के ऑफिशियल्स ने बताया कि इस एग्रीमेंट में दोनों तरफ के निवेश और व्यापार बढ़ेंगे तथा दुनिया भर में व्यापार संबंध मजबूत होंगे। आपको बता दें कि ये समझौता इंप्लीमेंट होने में कुछ समय लग सकता है क्योंकि इसे लीगल वेटिंग और फिर यूरोपियन पार्लियामेंट की मंजूरी भी मिलनी है। इसके बावजूद दोनों पक्ष इसे वैश्विक व्यापार इतिहास का एक बड़ा कदम मान रहे हैं। आप क्या समझते हैं इस डील के बारे में और इस खबर के बारे में जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिए और देखते रहिए भारत अपडेट। अगली खबर गणतंत्र दिवस के एट होम रिसेप्शन से जुड़ी है, जहां सम्मान की एक परंपरा सियासी बहस में बदल गई। उत्तर पूर्व भारत की संस्कृति के प्रतीक पटका को लेकर सत्ता और विपक्ष आमने सामने हैं। सवाल ये उठ रहा है कि क्या ये सच में सांस्कृतिक सम्मान का मुद्दा है या फिर राजनीति का नया हथियार। गणतंत्र दिवस 2026 के मौके पर राष्ट्रपति भवन में एट होम रिसेप्शन आयोजित किया गया। उत्तर पूर्व भारत की संस्कृति के सम्मान में मंच सजा था, लेकिन इसी सम्मान के बीच सियासी तूफान खड़ा हो गया। एक पटका और उस पटके ने देश की राजनीति में नई बहस छेड़ दी। आपको बता दें, राष्ट्रपति भवन में आयोजित एट होम रिसेप्शन की थीम थी नॉर्थ ईस्ट इंडिया की सांस्कृतिक विरासत। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की मौजूदगी में पीएम नरेंद्र मोदी, विदेशी राजनयिक और यूरोपीय संघ के प्रतिनिधियों ने पारंपरिक पटका, जिसे गमोसा भी कहते हैं, पहनकर सम्मान जताया। लेकिन इसी कार्यक्रम में लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी बिना पटका नजर आए और यहीं से बवाल शुरू हुआ। बीजेपी आईटी सेल प्रमुख अमित मालवीय ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर तस्वीरें साझा की। दावा किया गया कि राष्ट्रपति ने राहुल गांधी को 2 बार पटका पहनने की याद दिलाई, लेकिन उन्होंने इसे नजरअंदाज किया। बीजेपी का आरोप है कि ये सिर्फ कपड़ों का मामला नहीं है, ये उत्तर पूर्व की संस्कृति के अपमान का सवाल है। वहीं असम के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा ने तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति, पीएम और विदेशी मेहमानों ने गर्व से पटका पहना, लेकिन राहुल गांधी अलग खड़े रहे। ये उत्तर पूर्व के लोगों के प्रति असंवेदनशीलता है। शर्मा ने बिना शर्त माफी की मांग की और कहा कि इसी रवैये की वजह से कांग्रेस ने पूर्वोत्तर में सियासी जमीन खोई है। हालांकि कांग्रेस ने भी पलटवार में देर नहीं की। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने उसी कार्यक्रम की एक तस्वीर साझा की, जिसमें रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी बिना पटका नजर आए। खेड़ा का सवाल सीधा था
क्या राजनाथ सिंह से भी माफी मंगवाई जाएगी या फिर ये पूरा मामला सिर्फ राजनीतिक प्रोपेगेंडा है? कांग्रेस नेता अजय कुमार लल्लू ने कहा कि बीजेपी बेवजह के मुद्दों को उछालकर असली सवालों से ध्यान भटका रही है। उन्होंने राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे की सीटिंग व्यवस्था का भी जिक्र किया। तो असल में पटका क्या होता है वो भी आपको बता देते हैं। पटका असम और उत्तर पूर्व भारत में सम्मान, स्वागत और सांस्कृतिक पहचान का प्रतीक माना जाता है। सरकारी कार्यक्रमों में थीम के अनुसार पारंपरिक परिधान पहनना सांकेतिक सम्मान के तौर पर देखा जाता है। हालांकि ये कोई कानूनी बाध्यता नहीं होती। वहीं आपको ये भी बता दें कि पिछले कुछ सालों में सांस्कृतिक प्रतीकों को लेकर राजनीति में विवाद आम होते जा रहे हैं, चाहे पहनावा हो, भाषा हो या फिर कोई परंपरा हो। सवाल अब सिर्फ पटका पहनने का नहीं, बल्कि सवाल है कि क्या संस्कृति के नाम पर राजनीति हो रही है या राजनीति में संस्कृति को हथियार बनाया जा रहा है। गणतंत्र दिवस का साफ संदेश था एकता, सम्मान और समावेश, लेकिन एट होम रिसेप्शन से निकली ये बहस देश की सियासत को एक बार फिर आमने सामने ले आई है। इस पूरे मुद्दे को लेकर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और देखते रहें भारत अपडेट। नमस्कार। अब रुक करते हैं महाराष्ट्र की राजनीति की ओर, जहां चुनावी माहौल में बयानबाजी और तेज होती जा रही है। हरे और भगवा को लेकर दिए गए बयानों ने सियासी तापमान बढ़ा दिया है और एक बार फिर पहचान और अस्मिता को राजनीति का केंद्र बना दिया गया है। राज्य की सियासत में इस बहस के दूरगामी असर माने जा रहे हैं। मामले की शुरुआत हुई एआईएमआईएम नेता इम्तियाज जलील के उस बयान से जिसमें उन्होंने कहा था कि सिर्फ मुंब्रा नहीं, पूरा महाराष्ट्र हरा करेंगे। ये बयान एआईएमआईएम की नवनिर्वाचित पार्षद सहर शेख के मुंब्रा को हरा कर देंगे वाले कथन के समर्थन में आया। एआईएमआईएम का दावा है कि ये बयान पार्टी के राजनीतिक विस्तार और चुनावी ताकत का प्रतीक है। आपको बता दें कि एआईएमआईएम महाराष्ट्र में शहरी मुस्लिम बहुल इलाकों में अपनी पकड़ मजबूत करने की कोशिश कर रही है, खास तौर पर मुंब्रा, औरंगाबाद और नांदेड़ जैसे क्षेत्रों में। लेकिन बयान आते ही सियासी हमला तेज हो गया। बीजेपी नेता शायना एनसी ने कहा कि एआईएमआईएम सिर्फ इस्लामीकरण की राजनीति करती है। औरंगजेब, अकबर, बाबर, हुमायूं कोई भी इस देश को हरा नहीं कर पाया। उन्होंने याद दिलाया कि महाराष्ट्र छत्रपति शिवाजी महाराज की भूमि है, जहां हिंदवी स्वराज की स्थापना हुई। वहीं बीजेपी नेता कृष्णा हेगड़े ने एआईएमआईएम नेताओं को चुनाव हारे हुए नेता बताया और कहा कि देश को धर्म के आधार पर बांटने वाले बयानों पर कानून को कार्रवाई करनी चाहिए। मुंबई बीजेपी अध्यक्ष अमित साटम ने और भी कड़ा रुख अपनाया। उन्होंने कहा कि 100 बार जन्म लेने के बाद भी एआईएमआईएम नेता भगवा को छू नहीं पाएंगे। मंत्री नितेश राणे ने तो एआईएमआईएम नेताओं को पाकिस्तान जाने की सलाह तक दे डाली। वहीं गणेश नाइक समेत कई वरिष्ठ नेताओं ने इसे महाराष्ट्र की संस्कृति पर हमला बताया। आपको बता दें कि हाल के लोकसभा और विधानसभा चुनावों में एआईएमआईएम को महाराष्ट्र में सीमित सफलता ही मिली है, जबकि बीजेपी और सहयोगी दल राज्य की प्रमुख राजनीतिक ताकत बने हुए हैं। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि रंग, धर्म और पहचान की राजनीति चुनाव से पहले भावनाएं भड़काने का हथियार बन जाती हैं। लेकिन महाराष्ट्र की जनता ने बार बार ये दिखाया है कि वो सिर्फ नारों से नहीं, काम और परफॉर्मेंस से फैसला करती है। महाराष्ट्र की सियासत से जुड़ी हर एक अपडेट के लिए देखते रहें भारत अपडेट। नमस्कार। और आखिर में खबर फिल्म इंडस्ट्री से, जहां एक बयान ने गंभीर सवाल खड़े कर दिए। संगीतकार AR रहमान के सांप्रदायिक भेदभाव को लेकर दिए गए बयान पर दिग्गज अभिनेत्री वहीदा रहमान की प्रतिक्रिया सामने आई है। इससे बॉलीवुड के भीतर काम, पहचान और निष्पक्षता को लेकर बहस और तेज हो गई है। वहीदा रहमान ने संगीतकार AR रहमान के दिए कम्युनल बायस वाले बयान पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। हाल ही में रहमान ने एक इंटरव्यू में कहा था कि पिछले कुछ सालों में उन्हें हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में काम कम मिला है और ये शायद सांप्रदायिक भेदभाव की वजह से हो सकता है, जिससे इंडस्ट्री में बवाल शुरू हो गया था। इस विवाद के बीच कई सेलेब्स ने अपनी राय रखी और अब वहीदा रहमान ने भी इस पर खुलकर बात की है। उन्होंने कहा कि उन्होंने रहमान के बयान को पढ़ा है, लेकिन वो इस मामले को ज्यादा गहराई से नहीं देखना चाहती और इसे गंभीर मुद्दा बनाने की जरूरत नहीं समझती। उनका मानना है कि जब सब कुछ सामान्य रूप से चल रहा है, ऐसे मामलों पर ध्यान देना जरूरी नहीं। वहीदा ने कहा, अपनी शांति से रहो, ये मुल्क है हमारा, बस खुश रहो। यानी ये हमारा देश है, शांति से रहना चाहिए और खुश रहना चाहिए। इस बयान के जरिए उन्होंने लोगों को शांत और सकारात्मक रहने का संदेश दिया है।
उन्होंने ये भी कहा है कि किसी इंसान को काम के मिलने या न मिलने का कारण हमेशा धर्म नहीं होता, बल्कि उम्र और समय के बदलाव के कारण भी ऐसा हो सकता है। समय समय पर ऐसा होता है कि कुछ लोग आगे बढ़ते हैं और कुछ पीछे रह जाते हैं। इसे कोई नई बात नहीं बताया जा सकता। ए.आर. रहमान के बयान के बाद कुछ सेलेब्स ने उन्हें सपोर्ट किया तो कुछ ने आलोचना की, लेकिन वहीदा रहमान का कहना है कि इस उम्र में वो किसी भी विवाद में शामिल नहीं होना चाहती और सबको शांति से रहने की सलाह देती हैं। वहीदा रहमान और ए.आर. रहमान ने पहले भी कुछ फिल्मों में काम किया है जिसमें लोगों ने उनकी जोड़ी को सराहा है। इसी बीच रहमान ने बाद में सोशल मीडिया पर एक संदेश जारी कर कहा कि उनका मकसद किसी को दुख पहुंचाना नहीं था और वे भारत से प्यार करते हैं। आप क्या सोचते हैं इस विवाद पर? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। तो आज के बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार ऐसे ही चलता रहेगा। आप देखते रहिए भारत अपडेट।